नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम पढ़ रहे हैं सूर्यवंश और सूर्यवंश में हम देखेंगे शेरशाह सूरी को। देखिए, अगर हम बात करें सूर्यवंश की तो सूर्यवंश का समय शुरू होता है 1540 से और समाप्त होता है 1555 पर। लेकिन इस सूर्यवंश में से अगर क्वेश्चन देखने की जरूरत पड़ती है फ्रेंड्स, तो वन एंड ओनली जो क्वेश्चन आता है वो आता है किस में से? शेरशाह सूरी में से। तो बात करते हैं अपन शेरशाह सूरी की। इसका शासनकाल कब से शुरू होता है और कब तक चलता है? तो हम जानते हैं कि सूर्यवंश का संस्थापक कौन था? शेरशाह सूरी था और इसने इस वंश की स्थापना की 1540 ईस्वी में। ठीक है, तो पहला और सीधा सीधा क्वेश्चन तो ये बन गया कि सूर्यवंश का संस्थापक कौन है। तो अगर सूर्यवंश का संस्थापक पूछते हैं तो शेरशाह सूरी। फिर उसके बाद में शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? तो दोस्तों, शेरशाह सूरी के बचपन का नाम, या यूं कहें इसका मूल नाम फरीद था। क्या था इसका मूल नाम? फरीद। अब बात करते हैं फरीद का जन्म कब और कहां हुआ। देखिए, फरीद का जन्म हुआ 1472 में। फरीद का जन्म होता है 1472 में और कहाँ होता है? बेजवाड़ा में होता है। तो जन्म स्थान क्या है इसका? बेजवाड़ा। ये बेजवाड़ा कहाँ पर है वर्तमान में? तो ये होशियारपुर में है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं होशियारपुर पंजाब में है। तो ये जन्म स्थान है किसका? शेरशाह सूरी का। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे कि शेरशाह सूरी का जन्म पंजाब में हुआ है, जबकि शेरशाह सूरी प्रारंभ में बिहार में रहा। बिल्कुल सही सोच रहे हैं दोस्तों आप। फरीद का जो जन्म होशियारपुर पंजाब में हुआ, ये इसका ननिहाल था। इसकी माता यहाँ की रहने वाली थी दोस्तों। इसके पिता की बात करें तो शेरशाह के जो पिता हैं उनका नाम था हसन का, और एक छोटी सी जगह जौनपुर के ये जागीरदार थे। तो हसन जौनपुर के जागीरदार थे। शेरशाह सूरी अपने सौतेले भाइयों से परेशान हो चुका था, और सबसे बड़ी बात कहें तो शेरशाह के सपने जौनपुर पूरे नहीं कर पा रहा था दोस्तों। शेरशाह बहुत बड़े साम्राज्य का अधिपति बनना चाहता था, इसलिए जैसे इसने होश संभाला, या यूं कहें कि युवावस्था में प्रवेश करता है, तो ये यहाँ से बिहार आ जाता है। और बिहार के उस समय शासक थे, कौन थे? नवाब बुहार खां लोहानी। नवाब साहब का नाम था बुहार खां। इन्हें लोग बुहार खां लोहानी भी कह देते हैं इतिहासकार, और इन्हें इतिहास में लोग बुहार खां नूहानी भी कहते हैं। तो देखिए, फरीद की कहानी में यहीं से ट्विस्ट आया। तो ये नवाब साहब के पास बिहार चला गया, बुहार खां के पास, और नवाब साहब ने उस समय सेना में भर्ती कर लिया। उस समय सेना में भर्ती होना बहुत ही सामान्य आम बात थी। बहुत ही इजी वे में लोग सैनिक बन जाते थे। ठीक है, अब क्या हुआ? अब एक दिन नवाब साहब जंगल के रास्ते कहीं जा रहे थे, संभवतः वो शिकार के लिए, आखेट के लिए जा रहे थे। उस समय के शासकों को, नवाबों को, राजाओं को शिकार खेलने का बड़ा चाव होता था दोस्तों। तो शिकार के लिए ये जा रहे थे, तो अचानक एक शेर, और शेर भी कैसा? बब्बर शेर, अचानक नवाब साहब की ओर उसने हमला कर दिया दोस्तों। जब एक शेर नवाब साहब की ओर झपटा, तो किसी भी इंसान की ओर जब शेर झपटेगा तो उसे क्या लगेगा कि ये साक्षात मृत्यु है और यमराज नजर आएंगे उसमें, शेर में। ऐसा ही नवाब साहब के साथ हुआ दोस्तों।
तो नवाब साहब की ओर जैसे ही वो शेर लपका तो फरीद ने आगे बढ़ा और अपने तलवार से उसके वार किया और शेर को मार दिया। दोस्तों, नवाब साहब बहुत खुश हुए। नवाब साहब को लगा कि शायद उनके जिंदगी में ये एक चमत्कार था, करिश्मा था जो उसने दूसरा जीवन दे दिया था। इसलिए नवाब साहब ने फरीद को बुलाया और पूछा, हु आर यू मैन। खैर, तो उन्होंने पूछा होगा कौन हो तुम, क्योंकि इतनी बड़ी सेना और नवाब सबका नाम जाने, ये बड़ी बात थी। तो पहुंचता है फरीद और कहता है कि हुजूर नाचीज को फरीद कहते हैं, हम आप ही के अदने से सैनिक है, यानी आपकी सेना में काम करते हैं। नवाब साहब वॉज सो हैप्पी, नवाब साहब बहुत खुश हुए और नवाब साहब ने कहा कि फरीद, तुमने शेर को मारा है, इस लिहाज से तुम शेर खान कहलाओगे। तो शेरशाह सूरी को या फरीद को शेर खान की उपाधि किसने दी? बिहार के नवाब बुहार खान लोहानी या नूहानी द्वारा दी गई, जो अभी लिख लेंगे अपन, ठीक। और इसे अपने बेटे का संरक्षक बना दिया, बॉडीगार्ड बना दिया। दोस्तों, ठीक है, तो बात करते हैं अपन अगले की। तो क्वेश्चन बन गया सीधा सीधा, क्या बन गया? फरीद मतलब शेर शाह को बिहार के नवाब क्या नाम था, अपन ने बात की थी, बुहार खां लोहानी या नूहानी, अभी हमने नाम लिख लिया, ने शेर खान की उपाधि दी। क्यों दी? ने शेर को मारने के कारण शेर खान की उपाधि प्रदान की। तो ये हमने देख लिया कि शेर शाह का ओरिजिनल नाम फरीद था और किस हिसाब से उन्हें शेर खान की उपाधि मिली। अब देखिए, अब धीरे धीरे शेर खान जब सेनापति बन गया है, संरक्षक बन गया है, तो अपना कद और पद दोनों बढ़ा रहा है और धीरे धीरे समय गुजरता गया। दोस्तों, धीरे धीरे क्या हो गया? समय गुजरता गया और समय के साथ एक दिन नवाब साहब भी गुजर गए। तो कब गुजर गए नवाब साहब, बात करते हैं। 1528 में, 1528 में नवाब बुहार खां की मृत्यु हो गई। क्या हो गई? नवाब बुहार खां की मृत्यु हो गई दोस्तों। और नवाब बुहार खां की विधवा बेगम थी, नाम था उसका दूदू बेगम। दूदू बेगम से शेर शाह ने विवाह कर लिया दोस्तों। तो देखा आपने कि समय गुजरता गया, समय के साथ एक दिन नवाब साहब गुजर गए और नवाब साहब की मृत्यु हो गई 1528 में। नवाब साहब की मृत्यु के बाद नवाब साहब की विधवा बेगम थी, नाम था दूदू बेगम। इस दूदू बेगम से निकाह कर लिया। किसने निकाह कर लिया? शेरशाह ने निकाह कर लिया दोस्तों। और शेरशाह ने इस शादी कर ली और शादी के बाद ये बिहार का, स्पेशली दक्षिणी बिहार का शासक बन गया। क्या हो गया? दक्षिणी बिहार का शासक बन गया। उसके बाद में इसने अपने साम्राज्य को स्थायित्व और विस्तार देना शुरू किया दोस्तों। उसके बाद में अगर हम बात करें तो 1530 में इसने चुनार पर अधिकार किया। कहां पर अधिकार किया? चुनार पर। तो 1530 ईस्वी में चुनार के किलेदार, तो चुनार के किले पर आक्रमण किया। वहां के किलेदार थे दोस्तों, वहां का किलेदार कौन था? ताज खां था।
तो 1530 में चुनार पर आक्रमण किया। चुनार का किलेदार ताज खां था और ताज खां की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ताज खां की जब मृत्यु हो गई तो इनकी विधवा बेगम थी, नाम था उसको लाड मलिका। शेरशाह ने इस लाड मलिका से भी विवाह कर लिया। तो आप देख रहे हैं एक प्रकार से विधवाओं से विवाह करने का एक प्रकार से रिकॉर्ड दर्ज कर रहा है शेरशाह। तो शेरशाह ने लाड मलिका से भी विवाह किया और इस विवाह से इसे क्या प्राप्त हो गया, इससे इसे चुनार प्राप्त हो गया। तो लाड मलिका से विवाह किया और चुनार पर अधिकार किया। तो देखिए दोस्तों, हमने देखी इसके शुरुआती विजय, शुरुआत में किस प्रकार से ये शासक बनता है। ठीक है, अब बात करते हैं, अब इसके मंसूबे और ज्यादा बढ़ जाते हैं दोस्तों, और ये आपके बिहार का ही नहीं संपूर्ण अफगानों का नेता बनना चाहता है। और अफगानों के नेता बनने के साथ साथ ये क्या चाहता है, ये चाहता है दिल्ली और आगरा पर हुकूमत करना और किसको, मुगल वंश की सत्ता को उखाड़ फेंकना। तो बात करते हैं, हमने बाबर में पढ़ा था अपन ने घाघरा का युद्ध दोस्तों। तो घाघरा के युद्ध में शेर शाह किसकी तरफ से लड़ता है, महमूद लोदी की तरफ से लड़ता है दोस्तों। किंतु हम जानते हैं कि घाघरा के युद्ध में बाबर विजयी हुआ था और महमूद लोदी पराजित हुआ था, ये हमें पता है। ये क्यों बताना चाह रहा हूं मैं दोस्तों, इस युद्ध में शेरशाह सूरी महमूद लोदी की तरफ से लड़ता तो है, लेकिन ये महमूद लोदी के हारने के प्रयास करता है दोस्तों। महमूद लोदी पराजित हो जाए ऐसी कोशिश करता है। क्यों करता है, जिस प्रकार से आपने देखा होगा कई बार जब इलेक्शंस होते हैं तो चुनाव में दो प्रतिद्वंदी होते हैं, दो टिकट के दावेदार होते हैं। जैसे मान लिया अपन ने बात की ए और बी, ये दोनों एक ही स्थान से टिकट चाहते हैं। ठीक है, कोई भी एक स्थान लिया अपन ने कर, तो कैसे ये दोनों टिकट चाहते हैं, लेकिन टिकट की इस रेस में बी जीत गया और ए नहीं जीत पाया, यानी टिकट किसको मिल गया, ए बी को टिकट मिल गया और ए का कट गया। पार्टी कहती है ए को कि तुम बी का साथ दो क्योंकि ये भी तुम्हारी ही टीम का है। इसके अंदर ही अंदर बहुत खुन्नस है, चूंकि ये पार्टी से बगावत नहीं कर सकता क्योंकि ये जानता है पार्टी से बगावत करने पर इसे कुछ नहीं मिलेगा। इस वजह से ये दिखावे के तौर पर बी के साथ में है, लेकिन अंदर ही अंदर अपने लोगों को कहता है कि बी हार जाना चाहिए क्योंकि बी हारेगा तभी तो अगली बार मुझे टिकट मिलेगा। तो ऐसा ही करता है कौन दोस्तों, शेरशाह, कि अगर महमूद लोदी जीत गया तो ये अफगानों का निर्विवाद रूप से लीडर नेता बना रहेगा, लेकिन अगर ये हार गया तो अगला नंबर मेरा आएगा। मेरा मतलब शेरशाह सूरी का आएगा। तो इस प्रकार से इस युद्ध में ये लड़ा जरूर था, लेकिन इसने पूरी तरीके से साथ नहीं दिया दोस्तों। चलिए उसके बाद बात करें, अब ये बंगाल पहुंच गया है और 1529 में इसने, कब, 1529 में दोस्तों, में इसने क्या किया, बंगाल के नुसरत शाह को पराजित किया। शेरशाह की बात चल रहे हैं, बंगाल के नुसरत शाह को पराजित किया और इस जीत के उपलक्ष्य में शेरशाह ने हजरत आला की उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि धारण की, हजरत आला। तो कुल मिलाकर इसने अपना विजयी अभियान शुरू कर दिया है दोस्तों। हम जानते हैं, हम देख चुके हैं कि बाबर ने मरते वक्त हुमायूं को कह दिया था कि चालाक अफगान या चालाक लोमड़ी से होशियार रहना, और कहते हैं दोस्तों
शेर शाह ने भी मनी मनी ठान लिया था कि अगर खुदा ने चाहा तो एक दिन मैं मुगल वंश को उखाड़ फेंकूंगा, और ऐसा ही इसने किया दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में हम बात कर चुके हैं कौन कौन से युद्धों में। चौसा और कन्नौज के युद्ध में हम जानते हैं चौसा का युद्ध कब हुआ, हम हुमायूं में पढ़ चुके हैं। तो चौसा का युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 1539 में। तो चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। हम डेट वेट सब लिख चुके हैं, हुमायूं में दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूं मैं। तो इस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया और विजय के फलस्वरूप शेर शाह ने शेर शाह की उपाधि धारण की। इससे पहले इसका नाम फरीद था, लेकिन उपाधि शेर खान की बन चुकी थी, तो लोग इसे शेर खान कहते थे। लेकिन शेर शाह की उपाधि का प्रयोग इसने चौसा के युद्ध में हुमायूं को हराने के बाद की। तो शेर शाह की उपाधि धारण कर ली इसने, कब धारण कर ली? चौसा के युद्ध में जीतने के बाद। इसके अलावा इसने इस उपाधि को धारण करने के बाद में स्वयं के नाम के सिक्के चलाए। और स्वयं के नाम का खुतबा पढ़वाया। खुतबा क्या होता है दोस्तों? तो हम बात कर लेते हैं खुतबा किसको कहते हैं। देखिए, सीधी सीधी सी अगर मैं बात करूं खुतबे की, तो जब 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 मोहम्मद और खलीफा के साथ शासक स्वयं का नाम आता है, उसे ही खुतबा कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इसने स्वयं का नाम का क्या पढ़वा दिया? खुतबा पढ़वा दिया दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में अगर आप लिखना चाहे तो मैं लिख देता हूं खुतबा किसको कहते हैं। देखो, तो खुतबा किसको कहते हैं? मस्जिद में मोहम्मद साहब और बाद के खलीफाओं के साथ या खलीफाओं में स्वयं का नाम पढ़वाना खुतबा पढ़वाना कहलाता था। तो इस प्रकार से इसने कौन से युद्ध के बाद में? आपके चौसा के युद्ध के बाद में खुतबा पढ़वा दिया। उसके बाद में 1540 में कौन सा युद्ध हुआ था? हमने बात की थी बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। तो बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित करके भारत का, हिंदुस्तान का शासक बना। तो शासक कब बना? ये 1540 में बना। और कब तक रहेगा ये? 1545 ईस्वी तक रहेगा दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं अपन और क्या क्या इसमें से क्वेश्चन आते हैं। देखिए, अब शेरशाह ने क्या क्या किया, कौन कौन सी विजय प्राप्त की, उनके बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, सबसे पहले इसने हम बात कर लें, हेडिंग लगा लेते हैं शेरशाह सूरी की प्रमुख विजय। तो शेरशाह सूरी ने कौन कौन सी विजय प्राप्त की? तो सबसे पहले बात कर लें, मैन देख रहे हैं अपन, मालवा विजय। मालवा, ठीक है, 1542
यहाँ का अगर शासक भी पूछ लेते हैं कि शासक कौन था, तो मल्लू खां। इसी का दूसरा नाम था कादिर खां। तो ये 1542 में इसने जीता। 1553 में इसने जीता रायसेन, जो वर्तमान मध्य प्रदेश में ही एक स्थान है। 1543 में जीता था इसने रायसेन, जहां का शासक था पूरणमल। ठीक है, पूरणमल। इसमें सी बात कर लूं मैं, इस पूरणमल यहां की स्त्रियां और सैनिकों को धोखे से मारा था शेरशाह सूरी ने। धोखे से हत्या की, लेकिन शेरशाह सूरी का एक बेटा है जो काफी स्वाभिमानी प्रतीत होता है, तो इस धोखे से जो हत्या की, इससे काफी शुद्ध हो जाता है। वो कौन देखेंगे, तो पूरणमल की धोखे से हत्या की, इससे यानी इस घटना से शेरशाह का पुत्र कुतुब खां, नाम याद रखना, कुतुब खां दुखी होता है और दोस्तों आत्महत्या कर लेता है। तो ये बड़ी बात है। तो शेर खान ने पूरणमल को 1543 में हरा दिया, रायसेन जीत लिया और इसकी धोखे से हत्या कर दी, इसके परिवार की धोखे से हत्या कर दी। इस हत्या से शेरशाह का अपना बेटा कुतुब खां काफी शुद्ध होता है दोस्तों, दुखी होता है और वो आत्महत्या कर लेता है। खैर, इसके बाद में अगला युद्ध देखते हैं अपन, जो इंपॉर्टेंट है। 1544 में जनवरी के महीने में लड़ा गया था और ये जीत थी मारवाड़ या जोधपुर की। जब राजस्थान हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इसको विस्तार से देखेंगे, पर थोड़ा सा यहां पर जिक्र कर लेते हैं दोस्तों। एक तरफ है शेरशाह, ठीक है, और दूसरी तरफ है राव मालदेव। ऊपर के हेडिंग से बताने की जरूरत है ही नहीं कि ये कौन कहां का शासक है। शेरशाह दिल्ली का बादशाह है और राव मालदेव मारवाड़ जोधपुर का शासक है दोस्तों। इस युद्ध में इसके प्रमुख सेनापति हैं जेता और कुंपा। ठीक है, बहुत लंबी कहानी है इस युद्ध की। शेरशाह ने धोखे से, संक्षेप में बात कर रहा हूं मैं, राजस्थान की हिस्ट्री जोधपुर पढ़ेंगे तो विस्तार से बताऊंगा, पर यहां थोड़ा सा बता देता हूं। शेरशाह सूरी ने धोखे से राव मालदेव के मन में यह बात बैठा दी कि जेता और कुंपा बिक चुके हैं 20-20 हजार स्वर्ण मुद्राओं में, इसलिए मालदेव बिना लड़े ही अपनी मुख्य सेना के साथ से चला गया। अब टोटल यहां पर जो सेना थी मैं बता दूं दोस्तों, 80,000 सैनिक लेकर शेरशाह सूरी गया था यहाँ पर, और राव मालदेव के पास 60,000 सैनिक थे। लेकिन मालदेव इस बात को सूचना मिलकर 40,000 मिलने से 40,000 सेनाओं को साथ लेकर चला गया। जेता और कुंपा के पास मात्र 20,000 सैनिक बचे दोस्तों, और शेरशाह ने छल से इन पर हमला कर दिया और ये दोनों वीरता पूर्वक लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। मालदेव बिना लड़े ही युद्ध हार गया दोस्तों, ठीक है, बिना लड़े ही युद्ध हार गया। इस युद्ध में शेरशाह का प्रमुख सहयोगी सेनापति जलाल खान जलवानी भी अंत वक्त पर पहुंच गया था, और इस युद्ध को जीतने के बाद में सूरी के मुख से अनायास ही निकल गया, क्या निकल गया, बोलियो सूरी राज यूं गिरी घाट घमसान, और मुट्ठी खातिर बाजरी खो दे तो हिंदवान। अर्थात मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ऐसा इस युद्ध के बाद में किसने कहा, शेरशाह सूरी ने कहा। इसी युद्ध का एक अन्य नाम जेतारण का युद्ध भी है दोस्तों। इसी युद्ध को क्या बोलते हैं, जेतारण का युद्ध, क्योंकि जेतारण नामक स्थान पर लड़ा गया था जो कि वर्तमान पाली में है। और जेतारण जो नाम पड़ा उस जगह का, वो जेता के नाम पर पड़ा। जेतारण, रण का मतलब युद्ध का मैदान, अर्थात जेता की रणभूमि जेतारण कहलाती है।
का कूपा के नाम से, राठौड़ों में इसके वंशज कूपावत कहलाए, जेता के नाम से जेतावत कहलाए दोस्तों। ठीक है, इसको गिरी घाट का युद्ध या सामेल गिरी के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। तो इस युद्ध का नाम है, वैसे एक्चुअल नाम की बात करें तो इसे सीधा सीधा कह देते हैं लोग गिरी सुमेल का युद्ध। तो गिरी सुमेल का युद्ध या गिरी घाट का युद्ध आदि नामों से इस युद्ध को जाना जाता है। तो ये भी इसकी प्रमुख विजय थी दोस्तों, किसकी? शेरशाह सूरी की। बात करते हैं आगे। 1545 में शेरशाह ने अटैक कर दिया। कहां पर अटैक कर दिया दोस्तों? इसने अटैक कर दिया कालिंजर पे। कालिंजर वर्तमान मध्य प्रदेश में है। कहां पर है कालिंजर? वर्तमान में मध्य प्रदेश है। यहां का शासक था कीरत सिंह। तो इस अभियान के दौरान लगभग जीत ही चुके थे और कालिंजर किले को जीतने के लिए शेर शाह ने एक अग्नि से चलने वाला प्रक्षेपास्त्र चलाया, उक्का। उक्का या हुक्का या रुक्का भी इसको बोल देते हैं दोस्तों। तो उक्का नामक अग्नियास्त्र यानी अग्नि से चलने वाला अस्त्र, तो उक्का नामक अग्नियास्त्र चलाते समय या फेंकते समय एक चिंगारी उछलकर बारूद के ढेर गिर गई दोस्तों और बारूद खाने में आग लग गई। और आग लग गई तो क्या होगा? विस्फोट हुआ। तो बारूद खाने में विस्फोट हुआ और शेर शाह, सीधा ही लिख दूं, शेर शाह की मृत्यु हो गई। तो देखिए दोस्तों, उक्का नामक अग्नियास्त्र, अग्नि से चलने वाला कोई हथियार चला रहा था शेरशाह सूरी कि अचानक एक चिंगारी उछलकर बारूद के ढेर पर जाकर गिर गई। बारूद खाने में अचानक बूम ब्लास्ट हो गया और उस ब्लास्ट में शेरशाह सूरी झुलस कर मर गया दोस्तों। तो इस प्रकार से शेरशाह सूरी शासनकाल समाप्त हो गया। शेरशाह सूरी जितना अपने साम्राज्य विस्तार के लिए जाना जाता है, उससे कई गुना अपने किसके लिए जाना जाता है दोस्तों? अपने द्वारा किए गए प्रशासनिक, सैनिक और विभिन्न प्रकार के सुधारों के लिए जाना जाता है। तो शेरशाह के समय की प्रमुख प्रमुख बातें अपन देख लेते हैं। क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं शेरशाह में से, तो उनकी अपन मुख्य चीजों की बातें कर सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो हम बात करें, इसने अनेक सड़कों का निर्माण करवाया दोस्तों। शेरशाह सूरी ने क्या करवाया? अनेक सड़कों का निर्माण करवाया था। तो कौन कौन सी सड़कें थी उनकी बात अपन कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। इसने आगरा से बुरहानपुर के बीच में एक सड़क बनाई। कहां से कहां तक? आगरा से बुरहानपुर। बुरहानपुर एमपी में है। तो इसने कई सड़कों का जालसा बनवा दिया दोस्तों। तो आगरा से बुरहानपुर तक सड़क बनाई, लाहौर से मुल्तान तक सड़क बनाई। दूसरी प्रमुख सड़क कहां से कहां तक बनाई? लाहौर से मुल्तान तक। तो लाहौर से मुल्तान तक भी इसने सड़क बनवाई दोस्तों। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण सड़क कौन सी है वो आप जानते ही होंगे, जिसे आप ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से जानते हैं दोस्तों। किसके नाम से जानते हैं अपन? ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से जानते हैं। हालांकि ग्रांड ट्रंक रोड की अगर मैं बात करूं तो इसने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण नहीं करवाया था दोस्तों। ग्रांड ट्रंक रोड एक्चुअली चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाई थी, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाने के बाद में उस सड़क पर इसने क्या करवा दिया था? उसका जीर्णोद्धार करवा दिया था दोस्तों। उस सड़क का जीर्णोद्धार इसने करवाया था। सबसे इंपॉर्टेंट बात करें इसके साथ तो उसका नाम था सड़क ए आजम।
सड़क आजम का निर्माण करवाया। ये सड़क आजम कहाँ से कहाँ तक थी? तो ये आपके ताम्रलिप्ति बंदरगाह, और ये कहाँ है? बंगाल में, से पेशावर तक। इस सड़क का अगर बात करते हैं प्रारंभिक निर्माण किसने करवाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, लेकिन इसका जीर्णोद्धार किसने करवाया? तो वो करवाया शेरशाह सूरी ने। और सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया? तो इस सड़क के आजम ही वर्तमान में क्या कहलाती है? जीटी रोड कहलाती है दोस्तों, ग्रांड ट्रंक रोड कहलाती है। आज भी भारत की सबसे बड़ी सड़क है। इसका अधिकांश भाग जो आज है वो NH2 में आता है। ठीक है, तो ये ताम्रलिप्ति बंदरगाह बंगाल में, और बंगाल में पूर्वी बंगाल जिसे आज हम बांग्लादेश कहते हैं दोस्तों, तो वहां से लेकर ये सड़क वर्तमान पाकिस्तान के पेशावर तक बनाई गई थी। लेकिन अब ये NH2 में इसका अधिकांश भाग आ जाता है दोस्तों। इसे ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो शेरशाह सूरी ने करवाया था। खैर, अब इन सड़कों के किनारे शेरशाह ने क्या किया? जितनी भी सड़कें बनवाई, इन सड़कों के किनारे लगभग 1700 सरायों का निर्माण करवाया था। सराय का मतलब समझ सकते हो आप, धर्मशाला। अर्थात अगर राहगीर जाएंगे तो रास्ते में कहां पर वो रुकें, रिलैक्स हो सकते हैं, रेस्ट करेंगे, सोएंगे, खाना बनाएंगे, खाएंगे, या खाना बना बनाया मिलेगा, तो ऐसी जगह क्या बनी हुई थी? धर्मशालाएं बनी हुई थी, सराय बने हुए थे। इन सरायों को शेरशाह के शासन की धमनियां कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? धमनियां कहा जाता है। ठीक है, और इन सरायों में हिंदू और मुस्लिमों के रुकने की अलग अलग व्यवस्था की थी। इन सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष लगाए थे। ये सारे कर रहा है आपका शेरशाह सूरी कर रहा है दोस्तों। ठीक है, चलिए, तो अब हम बात करते हैं इस प्रकार से इसने कौन कौन सी सड़कें बना दी, ये हम सारी बात कर चुके हैं दोस्तों। अब ये किसने कहा था, ये क्वेश्चन बन जाता है। क्या बन जाता है कि किसने कहा था कि सड़कें और सराएं शेरशाह के शासन की धमनियां हैं? तो ये शब्द किसका है दोस्तों? कानून गो का है। कानून गो ने कहा था कि सड़कें और सराएं शेरशाह के शासनकाल की क्या है? धमनियां हैं। अब हम बात करते हैं कि उसने किन किन भवनों का निर्माण कराया दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये तो हो गया, शॉर्ट में लिख रहा हूं, सरायों व सड़कों को शेरशाह के प्रशासन की धमनियां कहा। चलिए, अब अपन बात करते हैं शेरशाह के समय की मुख्य थी जो शेरशाह के काल में बनी गई, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट है शेरशाह का स्वयं का मकबरा। शेरशाह ने अपना मकबरा अपने जीते जी बनवा दिया था दोस्तों। ये मुगल काल में बना सबसे बड़ा मकबरा है। कहां बनाया? ये वर्तमान बिहार में है, सासाराम में। बगीचे में झील के बीच बनाया शेरशाह ने अपना मकबरा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, शेरशाह द्वारा निर्मित इमारतों में सबसे इंपॉर्टेंट था। ये चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है दोस्तों। कनिंघम ने, किसने? कनिंघम ने शेरशाह के मकबरे को ताजमहल से सुंदर कहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं ये ताजमहल से सुंदर है, पर प्रश्न आता है कि किस विद्वान ने शेरशाह के मकबरे को ताजमहल से सुंदर बताया है? या यूं आ सकता है, शेरशाह के मकबरे को ताजमहल से सुंदर किस विद्वान ने बताया है? तो कनिंघम ने बताया। या क्वेश्चन आ जाता, कनिंघम ने किस इमारत को ताजमहल से भी खूबसूरत बताया है? तो वो शेरशाह का मकबरा है दोस्तों। ठीक है, तो ये इसने बना दिया। इसके अलावा इसने पंजाब में झेलम नदी के किनारे रोहतासगढ़ किला बनवाया।
तो पंजाब में झेलम नदी के किनारे एक किला बनाया था रोहतासगढ़। ध्यान रखना, रोहतास नगर जो है वो बिहार में था, पर रोहतास नगर गढ़ जो है वो कहां पर है? आपके पंजाब में है। इसके अलावा हुमायूं ने जो पुराना किला बनाया उसका पूरा निर्माण करवाया। तो दिल्ली में पुराने किले का पूर्ण निर्माण करवाया। जिसका नाम उसने रखा शेरगढ़ नगर। पर आज इस पुराने किले या शेरगढ़ नगर के केवल अवशेष बचते हैं दोस्तों। क्या बचते हैं? अवशेष बचते हैं। और वो भी कौन कौन से हैं? केवल 2 दरवाजे हैं दोस्तों उसके देखने लायक। क्या है देखने लायक? 2 दरवाजे हैं, एक है लाल दरवाजा और एक है खूनी दरवाजा दोस्तों। क्या क्या नाम है? एक का नाम है लाल दरवाजा और दूसरा खूनी दरवाजा। इस किले के माने या इस नगर के 2 दरवाजे जो शेरशाह ने बनवाए थे, जो काफी इंपॉर्टेंट है, आज अवशेषों के रूप में देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक का नाम है लाल दरवाजा और दूसरा है खूनी दरवाजा। ठीक है, तो लाल दरवाजा और खूनी दरवाजा आपको देखने को मिलेगा, जो किसने बनाया है? शेरशाह सूरी ने बनवाया था दोस्तों। ठीक है, चलिए और क्या क्या बनवाया इसने? और कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट इसने निर्माण कार्य में नहीं है, इतना सफिशिएंट है इसमें से जो शेरशाह में से अपने को पूछने को मिलता है दोस्तों। अब शेरशाह में से मुद्रा देखने को मिलती है। इसने क्या क्या मुद्रा में सुधार किए थे दोस्तों, वो इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आज भी ये मुद्रा कहते हैं रुपया। भारतीय पैसे को आज अपन क्या बोलते हैं? रुपया बोलते हैं दोस्तों। तो इसी ने पहली बार रुपया नामक चांदी का सिक्का चलाया था। जिसका वजन लगभग 180 ग्राम था दोस्तों। तो ये महत्वपूर्ण था। दूसरा, दाम क्या है? आपको पता है, आज अपन स्थानीय भाषा में पैसे को दाम बोल देते हैं, कहते हैं कितने दाम है तेरे पास, है दमड़ी जाए चमड़ी ना जाए वगैरह वगैरह, उल्टा बोल दिया शायद, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, ऐसे लोगों की मेंटलिटी होती है। तो वो दाम शब्द भी पहली बार पैसे को इसी ने दिया। तो रुपया चांदी का सिक्का जारी किया और दाम तांबे का सिक्का। तो शेरशाह द्वारा जारी किया गया तांबे का सिक्का क्या कहलाता है दोस्तों? क्या कहलाता था? दाम कहलाता था। ठीक है, तो इस प्रकार से इसने और भी कई प्रकार के सुधार किए थे दोस्तों। हम बात करें अगर शेरशाह सूरी के शासन पर, इसने प्रांत नामक इकाई समाप्त कर दी दोस्तों, स्पेशली बंगाल में। कैसे? समझाता हूं। जैसे आज आपको पता है एक राष्ट्र या देश होता है, या जिसे अपन रियासत कहते थे उस जमाने में। ठीक है, एक बड़ी रियासत होती थी तो वो प्रांतों में बटी हुई होती थी। लेकिन शेरशाह सूरी ने प्रांत बंद कर दिए और इसके स्थान पर स्पेशली बंगाल में सरकार का गठन किया। सरकार आज की भाषा में कह सकते हो आप जिला, यानी जिले की स्थापना कर दी और अकेले बंगाल में को 47 सरकारों में बांट दिया था दोस्तों। और इसका जो शासन था वो 2 प्रकार के अधिकारियों में था, एक था शिकदार और एक था मुंसिफ। ठीक है, शिकदार को चूंकि ये मैन थी सरकार, इसलिए इसको क्या कहता? शिकदार ही शिकदारान और मुंसिफ है मुंसिफान। तो मुख्यतः नाम अगर बात करें तो जो फौजदार अधिकारी था वो शिकदार या शिकदारान कहलाता था और ये मुंसिफ या मुंसिफान कहलाता था। इसके अलावा शेरशाह ने राजा टोडरमल, जो अकबर के नवरत्नों में से एक थे, वो शेरशाह के समय में प्रमुख वित्त अधिकारी थे दोस्तों। तो इसने जमीन को भी दोबारा पैमाइश की और जमीन को के आधार पर, यानी कि जमीन उपजाऊ है, अनुपजाऊ है या बिल्कुल बंजर है, उस आधार पर वहां का लगान निर्धारित किया दोस्तों शेरशाह सूरी ने। इसके अतिरिक्त इसने जो मुकद्दम चौधरी यानी कि जो गांव के मुखिया या जो भी दरोगा होते थे उनको जिम्मेदारी दी, अगर किसी व्यक्ति के आम नागरिक के घर में चोरी हो जाती है तो संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी है कि वो चोरों को ढूंढे, और चोरों को ढूंढे ही नहीं अपितु उनकी चोरी का माल बरामद करके संबंधित व्यक्ति को वापस लौटाए।
और अगर संबंधित विभाग का अध्यक्ष या संबंधित जिम्मेदार व्यक्ति अगर ये करने में नाकाम होता था तो उनकी वेतन में से पैसा काट कर जो पीड़ित व्यक्ति होता था उसको भुगतान किया जाता था दोस्तों। तो ऐसा बहुत ही अच्छा था, इसीलिए उस जमाने में चोरी डकैतियां नहीं होती है। लोग कहते थे, इतिहासकार लिखते हैं कि शेरशाह के शासनकाल में एक बूढ़ी औरत अपने सिर पर गहनों की गठरी बांधकर घूमती है, पर किसी चोर की हिम्मत नहीं होती कि उससे पकड़कर उससे चोरी कर ले, उससे छीन ले। सब कुछ किसके काल में देखने को मिल रहा है दोस्तों? तो ऐसा सब कुछ हमने को देखने को मिल रहा है किसके काल में? शेरशाह सूरी के काल में। अब हम शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारियों की बात कर लेते हैं कि उसके बाद में उत्तराधिकारी कौन बना, ठीक है, या अंतिम शासक कौन बना दोस्तों। तो अगर सीधा सीधा मैं लिखूं तो उसके बाद का प्रमुख उत्तराधिकारी जो था उसका नाम था दोस्तों इस्लाम शाह। तो शेरशाह के उत्तराधिकारियों में प्रमुख नाम आता है इस्लाम शाह सूर। (1545) में शेरशाह की मृत्यु के बाद यह शासक बना और 1553 तक रहा दोस्तों। कब से कब तक रहा? 1545 से लेकर 1553 ईस्वी तक रहा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में इसका 12 वर्षीय पुत्र फिरोज शाह गद्दी पर बैठा। इसके बाद में शासक कौन बनता है? फिरोज शाह बनता है, जो कि इस्लाम शाह सूर का 12 वर्षीय पुत्र था, ठीक है। उसके बाद इसके मामा मुबारिज खान ने इसकी हत्या कर दी दोस्तों। कौन है ये मुबारिज खां? ये मुबारिज खां फिरोज शाह का मामा है, इसने हत्या कर दी और स्वयं दिल्ली के तख्त पर आसीन हो गया दोस्तों, ठीक है। किस नाम से आसीन हुआ? तो इसका नाम रखा इसने स्वयं का आदिल शाह। आदिल शाह सूर। तो क्वेश्चन आता है, सूर वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? तो सूर वंश का अंतिम शासक था आदिल शाह सूर। आदिल शाह सूर के बारे में कहते हैं दोस्तों कि ये नृत्य कला में काफी पारंगत था, ठीक है, और इसी का एक सेनापति था, इसी आदिल शाह सूर का एक सेनापति था जिसका नाम था दोस्तों हेमू, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, ठीक है। किसकी उपाधि धारण कर ली थी इसने? विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली थी दोस्तों। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, बात करते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में आपको मैं बता देता हूं। दोस्तों हेमू हरियाणा की गलियों में नमक बेचता था और आदिल शाह सूर का सेनापति था। हम जानते हैं कि सिकंदर सूर और आदिल शाह सूर आदि को पराजित करके हुमायूं सुल्तान बना था। कहां का? दिल्ली का दोस्तों, ठीक है, भारत का। तो और हम ये भी जानते हैं कि 24 जनवरी 1556 को हुमायूं की दीने पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतरते समय गिर जाने के कारण मृत्यु हो गई थी दोस्तों। तो इस हेमू ने हुमायूं की मृत्यु के बाद दिल्ली पर अधिकार कर लिया दोस्तों। दिल्ली पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। और हेमू विक्रमादित्य के नाम से हिंदुस्तान के तख्त पर आसीन हो गया दोस्तों। तो ये कब से कब तक हिंदुस्तान के तख्त पर आसीन रहा? कब तक शासन था इसका? तो हम कह सकते हैं जनवरी
1556 में ये शासक बना था दोस्तों, और नवंबर 1556 तक रहा था। तो ये इसका भारत पर, तो प्रश्न आता है भारत पर की गद्दी पर बैठने वाला, क्या भारत, या यूं कहें दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो वो हेमू विक्रमादित्य था दोस्तों। अगर भारत का अंतिम सम्राट पूछा जाता है तो वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय होता है दोस्तों। लेकिन अगर प्रश्न दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू राजा या शासक या व्यक्ति कौन था, तो हेमू विक्रमादित्य था। हेमू वे विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, और ये उपाधि धारण करने वाला ये भारत का अंतिम और क्रमशः 16वां शासक था दोस्तों। तो ये था शेरशाह सूरी और सूरवंश के बारे में थोड़ा सा हमने बात की, जितना हमारे लिए आवश्यक था दोस्तों। अब हम अगली कड़ी में देखेंगे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय